हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी गाइस? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है। तो गाइस आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 55 है और टीजीटी बीजीटी की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। यकीन मानिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, एक से एक बढ़ के, और एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो आउट ऑफ बॉक्स हो। तो गाइज देख लेते हैं क्या है आज के सेशन में, ठीक है। अगर आप भी बेहतरीन तैयारी अपनी रखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे क्वेश्चंस को, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना है आपको केवल चैनल को, और उसके बाद एक लाइक और शेयर वीडियो को करना है। तो बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड यहाँ पे हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइज क्या है आज के हमारे सेशन में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो बहुत फेमस लाइन है, ये तो सबको पता होगा। इन विच पोएम द लाइन ऑकर्स। तो ये लाइन आपको कौन सी पोएम में मिलती है? आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, इन विच पोएम ऑफ द लाइन ऑकर्स। तो बहुत ही ये प्यारी सी लाइन है, ख़ास लाइन है। तो गाइज ये आपको मिलती है इमॉर्टैलिटी ओड में, और इसका जो काफ़ी बड़ा टाइटल है ये इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड। तो यहाँ पर आप लोगों को बात करेंगे हम लोग कब आया था ये। तो ये वर्क आया था हमारा गाइज, आई होप आप सब लोगों को जानते होंगे, 1807 में हमारा ये वर्क आया था, ठीक है। 1807 में हमारा ये वर्क आया था। और ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका पूरा टाइटल है। इसके अंदर 11 स्टेंजा हैं गाइज। कितने स्टेंजा हैं? टोटल 11 स्टेंजा हैं। और स्टाइल है इसका इरेग्युलर पिंडारिक ओड। अगर इसका स्टाइल पूछ लिया जाए इमॉर्टैलिटी ओड का, तो क्या है गाइज? इरेग्युलर पिंडारिक ओड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। इनमें से कौन सा वर्क जॉन गाल्सवर्दी का नहीं है? तो गाइज द थोर्न जो वर्क है ये बी ऑप्शन पे जाएंगे, ये इनका बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है किसका? ये गाइज वर्ड्सवर्थ का है, 1789 में, ठीक है। 1789 में आया था ये वर्क। तो ये किसका है गाइज? ये हमारा, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो है, सॉरी फ्रेंच कह रही हूँ। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग 1789। तो 1789 में जो है ये हमारा क्या आया था, ठीक है, फ्रेंच, हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे 1789 में। तो द थोर्न जो है ये हमारा इन्हीं का, इसी डेट में जो है ये आया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। इनमें से कौन सी पोएम जॉन गाल्सवर्दी की नहीं है? डिवाइन टू मी, डिवॉन होगा, ये डिवॉन होना चाहिए गाइस, डिवॉन, ठीक है, DEVON होना चाहिए। तो डिवॉन टू मी, रसिया अमेरिका, पास्ट, या फिर एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है गाइज, यानी कि एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर, ये जॉन गाल्सवर्दी की नहीं है। बाकी सारी की सारी पोएम जॉन गाल्सवर्दी की हैं। ये जो वर्क है ये हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ का है, 1770 से 1850, ठीक है। वर्ड्सवर्थ कहाँ पे पैदा हुए थे? लेक डिस्ट्रिक्ट में होते, नॉर्थर्न इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है, पूछी भी गई है, पिछले एग्जाम्स में भी आई थी। तो हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन। तो किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को ऐसा कहा था? तो गाइज इनके ही मित्र थे एस टी कॉलरिज, जो इनके साथ जो हमारा आया था लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, उसमें जो है ये इनके साथ इन्होंने जो है काम किया था। और लिरिकल बैलेट्स में जो टोटल कितनी थी हमारी, टोटल कितनी पोएम्स थी? 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, और 4 पोएम जो हैं वो एस टी कॉलेज की थी, ठीक है। तो इस तरीके से 23 पोएम थी टोटल। तो चलिए देखते हैं कब आया था ये हमारा, 1798 में आया था लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट यूज्ड बाय लैम्ब टू डिस्क्राइब चिमनी स्वीपर्स। तो आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है चिमनी स्वीपर को डिस्क्राइब करने के लिए किया है चार्ल्स लैम्ब ने। तो क्लर्जीम्स, इनोसेंट ब्लैकनेस, डिम स्पैक्स, या फिर सेबल स्वीपर। तो ये जो सेबल स्वीपर है ये इन्होंने यूज़ नहीं किया था, बल्कि क्लर्जीम्स भी किया था, इनोसेंट ब्लैकनेस भी किया था, और डिम स्पैक्स भी इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, लाइफ स्पैन चार्ल्स लैम्ब का आप बता सकते हैं मुझे? लाइफ स्पैन अगर आपको याद है तो देखिए 1775, एक सेकेंड, हाँ,
यहाँ पर थे हम। तो 1775 में ये पैदा हुए थे और 1835 में इनकी डेथ हो गई थी और 1834 में ही जो हमारे एसटी कॉलेज थे उनकी भी डेथ हुई थी और ये दोनों मित्र भी थे। ठीक है, ये दोनों मित्र भी थे गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हु डिड द क्रिटिक ह्यूज वॉकर कॉल द प्रिंस अमंग एसेस्ट। तो किसको कहा था ह्यूज वॉकर ने प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट। तो ये जो है गाइस चार्ल्स लैम्ब को ही कहा था। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब को ही प्रिंस अमंग एसेस्ट कहा था। और फादर ऑफ एसेस्ट किसको कहा गया, मॉन्टेन को कहा गया है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसको कहा गया है, तो वो कहा गया है फ्रांसिस बेकन को। ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं। What lesson do the young chimney sweepers give us according to लैम्ब। लैम्ब के अनुसार हमें उस यंग चिमनी स्वीपर्स से कौन सी शिक्षा मिलती है, क्या लेसन हमको मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और पेशेंस का, अर्ली राइजिंग का, हार्डवर्क का, या फिर स्पोर्टिवनेस का। तो किसका मिलता है गाइस, यहाँ पर ए ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि पेशेंस रखना चाहिए। वो बहुत ही पेशेंस के साथ वर्क करते हैं। उनका काम जो है बहुत कठिन होता है, लेकिन उसको भी वो पेशेंस के साथ करते हैं। हु रोट द पोएम लेडी ऑफ सेलोट। लेडी ऑफ सेलोट नाम की पोएम किसने लिखी थी, तो आप सीधा जाएंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पे या टी.एस. इलियट। ये क्या गाइस, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी गाइस। इसमें ऑप्शन ही सारे गलत हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। तो हमारे जो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी थी जो लेडी ऑफ सेलोट नाम का ये वर्क था। तो ये इन्होंने ही लिखा था। 13th सेंचुरी का एक इसमें जो है एक लिरिकल बैलेड जो है इंस्पायर्ड हुआ था 13th सेंचुरी से। इसमें क्या है, जो लेडी ऑफ सेलोट है ये एक लेडी है जो लिव्स रहती है, कहाँ पर रहती है, आइलैंड में, कासल में। और रिवर बहती है वहाँ पर, एक रिवर बहती है कैमलोट नाम की। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आता है गाइस, कैमलोट की रिवर कौन सी बहती है, तो कैमलोट नाम की रिवर बहती है वहाँ पर। और ये एक इट इज़ अ लिरिकल बैलेड इंस्पायर्ड बाय 13th सेंचुरी प्रॉज वर्क। किससे प्रभावित था ये, किससे इन्फ्लुएंस था ये वर्क लेडी ऑफ सेलोट, डोना डी स्केलोटा नाम से ये प्रसिद्ध था। जहाँ पर एक लेडी है उसको कर्स्ड, उसको जो है शापित किया गया था कि सी वेव्स आर टेपेस्ट्री बाय लुकिंग एट अ मिरर रिफ्लेक्शन। तो मिरर रिफ्लेक्शन मतलब वो मिरर में ही देख सकती थी जो कुछ भी था। अगर वो सिटी को, मतलब शहर को, वो मिरर में ही देख सकती है। अगर डायरेक्ट देख लेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ उसको श्राप मिला हुआ था। तो यही है इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन पोएम्स चीपली लिरिकल। इनमें से कौन जो है चीपली लिरिकल नामक पोएम में नहीं है। मैरियाना, ऑल थिंग्स विल डाई, और इसके बाद क्या है, ऑल थिंग्स विल। इसमें पूछा है कि इन पोएम चीपली लिरिकल में कौन सी नहीं है, मैरियाना, ऑल थिंग्स विल डाई, द डाइंग स्वान या फिर मॉड। इनमें से कौन सी चीपली लिरिकल में नहीं है, ये आपको बताना था मुझे। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ पर थे गाइज, किस पे जाएंगे, इसमें हम लोग रन करेंगे यहाँ पर ऑप्शन मोड है ना, मोड पे हम लोग जाएंगे, डी ऑप्शन पे जाएंगे। यानी कि मोड जो पोएम है, मोड नाम की जो पोएम है वो चीफली, इसमें क्या नाम, चीफली लिरिकल एक पोएम का कलेक्शन है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, ये उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए। टेनिसन्स यूलिसिस वॉज पब्लिश्ड इन, टेनिसन की यूलिसिस कब पब्लिश हुई थी, तो 1842 में, 22 में या फिर 52 में। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1842 में हमारी जो यूलिसिस है वो पब्लिश हुई थी। ठीक है, चलिए। हु कॉइन द फ्रेज लॉस्ट जनरेशन, लॉस्ट जनरेशन नाम की ये फ्रेज को जो है किसने कॉइन किया, तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हेमिंगवे है, गर्ट्यूड स्टेन है, एफ स्कॉट फिजराल्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए गाइस 100%। तो ये जो बी ऑप्शन है यानी कि गर्ट्यूड स्टेन, यही इसका आंसर हो जाएगा। लॉस्ट जनरेशन को इन्होंने ही जो है किया था कॉइन सबसे पहले। और चलिए, द पोएट्स ऑफ द अर्ली 16th सेंचुरी जैसे कि सर थॉमस यट, हेनरी होवर्ड, सर वाल्टर रैले, सर फिलिप सिडनी, मैरी सिडनी, माइकल ड्रेटन एंड सर जॉन डेविस हैव इन रिसेंट टाइम बीन कॉल्ड
पोएट्स, किस तरीके के पोएट कहलाते थे ये 16th सेंचुरी में जो ये पोएट थे जिनका मैंने नाम लिया है, तो ये किस तरीके के पोएट कहलाते थे? तो गाइस जिसका आंसर है सिल्वर। ठीक है, ये सिल्वर पोएट कहलाते थे। तो सिल्वर पोएट्स एक ग्रुप का 16th सेंचुरी में एक पोएट्स का ग्रुप था जो 8 है ना, इंग्लिश पोएट नॉन फॉर दिस एक्सीलेंस। ठीक है, अपने एक्सीलेंस के लिए जाने जाते, किसमें? राइटिंग शॉर्ट, एलिजेंट और लिरिकल पोएम्स। कैसी पोएम लिखते थे? शॉर्ट, एलिगेंट एंड लिरिकल पोएम। ठीक है, सिल्वर पोएट जो थे वो ग्रुप था इंग्लिश राइटर्स का, इंक्लूडिंग सर कौन कौन थे इसमें? सर थॉमस व्यट थे, हेनरी हॉवर्ड थे, अर्लोप सरेबी इनको कहते हैं, सर फिलिप सिडनी थे, सर वाल्टर रेले थे और जॉन डेविस थे। ठीक है, चलिए, Who distinguishes between the text of pleasure and text of bliss? Text of pleasure and text of bliss के बीच में किसने अंतर बताया है? तो रोलैंड बार्थस है, हॉरेस है, लॉन्गिनस है या फिर कौन है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड बार्थस। रोनाल्ड बार्थस ने ये काम किया था। ठीक है, वर्ड्स एंडिंग विद बाउंड मॉर्फिम, लॉजी। कुछ वर्ड्स आपने देखा होगा कि लॉजी पे ख़त्म होते हैं, है ना, जैसे कि न्यूरोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हैव प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द, किस सिलेबल पे प्राइमरी स्ट्रेस रहती है? सिलेबल ऑफ द सफिक्स। तो इमीडिएटली प्रेसीडिंग, इमीडिएटली फॉलोइंग, रूट या फिर एडिशनल, किस पे जो है मेन स्ट्रेस रहता है? तो यहाँ जो होगा इमीडिएटली प्रेसीडिंग होगा। ठीक है, इमीडिएटली प्रेसीडिंग क्या होता है? इमीडिएटली प्रेसीडिंग होता है सिलेबल ऑफ द, ठीक है, सिलेबल ऑफ द सफिक्स। तो यहाँ हो जाएगा क्या था हमारा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यही हमारा आंसर होगा। अ फुट कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रेस्ड सिलेबल, आपको बताना है कि एक फुट होता है जो एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है, फॉलो करता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो करता है एक की बात हो रही है, 2 की नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि ट्रॉके। ठीक है, ट्रॉके में ऐसा होता है, ट्रॉके में 2 सिलेबल होते हैं और एक सबसे पहले अनस्ट्रेस्ड आता है। अनस्ट्रेस्ड हम इसको कहते हैं। ठीक है, अनस्ट्रेस्ड कैसा होता है हमारे पास? अनस्ट्रेस्ड होता है ये और स्ट्रेस्ड होता है ये। ठीक है, तो अनस्ट्रेस्ड को फॉलो करता है कौन? स्ट्रेस्ड। तो ये हमारा होता है ट्रॉके। ठीक है, चलिए, आई डैश लव माई पेरेंट्स डिनोट्स ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये यहाँ पर ड्यूटी शो हो रही है या ऑब्लिगेशन शो हो रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है, आपने देख लिया अच्छे से कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आई लव माई पेरेंट्स, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है या फिर ड्यूटी है। तो यहाँ पे गाइस देखिए, एक चीज़ होती है कि ये हमारी ड्यूटी है, अपने पेरेंट्स को प्यार करना या ज़रूरी है? ज़रूरत होती है। ये क्या है इसके अंदर? देखिए इसको अच्छे से, सेंटेंस को। तो ओ टू आएगा इसमें यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है गाइस, ये एक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ओ टू ड्यूटी होगी, फिर हमारी ऑब्लिगेशन होगी। क्या होगा यहाँ पर? तो ओ टू आएगा गाइस, क्योंकि ये डिज़ायर होती है, मतलब हम डिज़ायर्ड होती है और आइडियल होता है हमारा कि हम भाई अपने पेरेंट्स को प्यार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई ये ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, बल्कि हमारी मतलब ड्यूटी नहीं होती है ये। ठीक है, ड्यूटी थोड़ी ना है, ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ ऑट टू आएगा। ठीक है, ऑट टू आएगा। वी डैश गो टू गुवाहाटी बाई राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म आएगा, जहाँ पे भी लास्ट आ जाए तो सेकंड फॉर्म आता है, यानी कि वेंट आएगा सीधा। एवरी मॉर्निंग सी वेक अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। तो यहाँ पे वेक होगा, वॉक होगा, वेक्स होगा, इज वेकिंग होगा। क्या होगा यहाँ पर आंसर? तो गाइज डी ऑप्शन, यानी कि वेक्स ही होगा, क्योंकि गाइज देखिए यहाँ पे गेट्स आया हुआ है तो इसमें वेक्स आएगा, क्योंकि उठता है और रेडी हो जाता है, ऐसे ही तो है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली। लीदल का आपको मीनिंग बताना है। क्या डेडली होता है, लेजिटिमेट होता है, हार्मफुल होता है या फिर लॉफुल होता है? ये सिनोनिम आपको इसका बताना है लीदल का। तो गाइस लीदल का होता है घातक, कह सकते हैं जिसको, यानी कि डेडली। ठीक है, डेडली हो जाएगा, घातक, बहुत ही खतरनाक। और ये डेडली आपको पता चली गया है। लेजिटिमेट क्या होता है? लेजिटिमेट होता है वैध, जैसे इलिजिटिमेट और लेजिटिमेट चाइल्ड भी होते हैं ना, और एक तरीके से ऑथराइज्ड होता है जो, ठीक है, सैंक्शनड होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, उसी को कहते हैं लेजिटिमेट। राइट, चलिए,
तो यहाँ बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा पेनिटेंस। पेनिटेंस का आपको सिनोनिम बताना है। पेनिटेंस क्या होता है? पेनिटेंस का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। ठीक है, कौन व्यक्ति जो पापों का प्रायश्चित करे, पेनिटेंस प्रायश्चित करना होता है। तो ये एक व्यक्ति हो गया जो प्रायश्चित कर रहा है। तो इसमें ऐसा कौन सा हो जाएगा? सबमिशन होता है, रिट्रीब्यूशन होता है, रिपेंटेंस होता है, फिर कन्फाइनमेंट होता है। तो गाइज ये होता है हमारा रिपेंटेंस। ठीक है, रिपेंटेंस किस पे जाएंगे? रिपेंटेंस पे जाएंगे। तो और का भी हम मीनिंग देख लेते हैं। देखिए पेनिटेंस का आपको पता चल गया, रिपेंटेंस पेनिटेंस सेम होता है। तो सबमिशन का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ गिविंग, एन एक्ट ऑफ गिविंग अ डॉक्यूमेंट, है ना। कोई भी जैसे सबमिशन क्या होता है? सबमिट करते हैं हम, फी भी सबमिट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो उसी को कहते हैं। हमको कुछ भी चीज़ हमारी जमा करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ की अनुमति के लिए कुछ हमें जमा करते हैं, तो उसी को हम लोग जो है कहते हैं। रिट्रीब्यूशन क्या होता है? रिट्रीब्यूशन होता है प्रतिकार, पनिशमेंट होता है किसी चीज़ का। क्या होता है? पनिशमेंट होता है रिट्रीब्यूशन। फिर है हमारा कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट होता है कारावास, है ना, कारावास या जेल कह सकते हैं। और कन्फाइनमेंट होता है किसी भी व्यक्ति को द्वारा जो है बल के द्वारा उसको अंदर रखना, पकड़ के रखना, बांध के रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं है गाइज, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मैंने पूरी वीडियो में आपको लाइक करने के लिए भी नहीं बोला, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको इसलिए देती हूँ ताकि आपको पता चले, आप खुद भी चीज़ों को देखना सीखें। तो यहाँ पे कैरेक्टर बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट जो है वो अपीयर होते हैं कहाँ पर, कौन से प्ले में अपीयर होते हैं? लव स्लेबस लॉस्ट में, द कॉमेडी ऑफ एरर्स में, मच एडू अबाउट नथिंग में, या फिर एज यू लाइक इट में। और कल जो मैंने आपको गाइज आंसर दिया था उसका है अर्ली कॉमेडीज़। ठीक है, जो जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो हमारा है वो अर्ली कॉमेडीज़ में आता है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। और आज के जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज।